हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। और एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। मैं शिप्रा तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज का एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। इसमें 2-3 जो डाउट्स थे वो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, जो कि बच्चों ने कमेंट्स में पूछे थे। फर्स्ट वन इज़ द पेप्टोन। व्हाट इज़ द पेप्टोन? आप लोगों ने पूछा था मैडम पेप्टोन क्या होता है। पेप्टोन इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन, या प्रोटीन का ही एक पार्ट है। जब आप प्रोटीन को तोड़ते हैं बेटा, तो जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उन्हें हम पेप्टोन कहते हैं। पेप्टोन प्रोटीन जैसा ही है, बस बात यह है कि पेप्टोन प्रोटीन से थोड़ा छोटा है और अमाइनो एसिड से बड़ा है। पेप्टोन हमेशा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बाकी इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। बहुत सारे पेप्टोन जब आपस में मिलते हैं तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हम पेप्टोन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके डाउट था, ये मैंने आपको क्लियर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, या रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाद में मुझे ये समझ में आया कि हो सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या हो सकता है कि मैं बीमार हो रही हूँ, हो सकता है मुझे फीवर आ रहा है। पर जैसे ही बेटा मैं सुबह उठी तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे ये समझ में आया कि हो सकता है कि रात में रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा स्लो हो जाता हो, इसलिए मुझे मेरी बॉडी को परफेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या मुझे परफेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए बॉडी डिमांड कर रही है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ सांस ले रही हूँ। अब ये प्रोसेस क्यों हुआ, ये प्रोसेस क्या मैकेनिज़्म है इसका, क्यों रात में हम ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों हम दिन में बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, क्यों आप तेज़ बोलने के दौरान एक बहुत ही ब्रीथलेसनेस फील करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बहुत तेज़ आप दौड़ते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स जो हैं वो आज हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। पर जैसा कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था बेटा, तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में भी होता है, छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी चलेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे तरीके से आपने न्यूट्रिशन को पढ़ा है, उसको याद किया, वैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को याद करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को बायो में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। अब मैं आपको रेस्पिरेशन का एक इंट्रो बता रही हूँ। मैं कोई स्लाइड स्किप नहीं कर रही हूँ, ना तो मैंने कोई दूसरी स्लाइड लगाई है। सिर्फ मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बता रही हूँ कि रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन के दौरान हम लोगों ने बहुत सारा खाना खाया था। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है। भाई मुझे तो जो है मसाला डोसा बहुत पसंद है, तो मैंने तो वो खाया था। उसके जो भी न्यूट्रिएंट मिले थे बेटा, वो सब ब्लड में गए थे। अब वो जो न्यूट्रिएंट जो ब्लड में घूम रहे हैं वो अभी आपको एनर्जी नहीं देंगे जब तक कि वो टूटे नहीं। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन में जो भी फूड आपने खाया उसको तोड़कर आपको उससे न्यूट्रिएंट निकालने हैं। उन न्यूट्रिएंट को आपको ब्लड में भेजना है और ब्लड में वो सारे टूटेंगे। ओके, तो जब आपने उसको ब्लड में भेजा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। सिर्फ ब्लड में भेजने तक की कहानी को आपने न्यूट्रिशन कहा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है। नाउ ये जो न्यूट्रिएंट जो ब्लड में घूम रहा है, चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है, बेचारे को कोई देखने वाला नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो अब होगा ये कि आपकी बॉडी में जैसे ही एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही ये न्यूट्रिएंट क्या होंगे, टूटेंगे। वैसे ही ये न्यूट्रिएंट क्या होंगे, टूटेंगे। और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट टूटेंगे, ये क्या निकालेंगे, एनर्जी। और आपको अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ फील होता है तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। आई बात समझ में? तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने ये न्यूट्रिएंट जो आपके ब्लड में घूम रहे हैं उन सबको हमने तोड़ते गए। ठीक है, जैसे कि आप सब्जी काटते हैं वैसे ही न्यूट्रिएंट टूटते गए। टूटने के दौरान उससे क्या निकली, एनर्जी। क्या निकली, एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी का इस्तेमाल आपने बॉडी के वेरियस पार्ट में किया ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। यही होता है रेस्पिरेशन, टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब
इसी के बारे में कि ये किस तरीके से टूटते हैं उसे हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ना इधर ना उधर, सिर्फ इधर। अब नेक्स्ट पार्ट इज, जो मैंने आपको बताया, देखिए वही पीछे स्लाइड में लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ग्लूकोज की जगह कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज की जगह प्रोटीन भी हो सकते हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फैट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रेस्पिरेशन यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन्स को, ठीक है, ग्लूकोज को, फैट्स को, इन सभी को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते हैं। जब आप किसी भी चीज को तोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगी, उससे निकलेगी क्या, एनर्जी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि टूटने से एनर्जी कैसे निकलती है। सपोज दैट कि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, आप 10th क्लास के बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके माँ बाप आपको हिट भी कर देते होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेते हैं। सपोज दैट कि आपकी लड़ाई किसी दोस्त से हो गई, ठीक है, आपने उसको मार दिया, बदले में उसने आपके गाल पर मारा। जैसे ही उसने मारा, यू फील समथिंग वेरी हॉट, आपको यहाँ पर कुछ गरम गरम सा फील होगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपको मार पड़ी, वैसे ही वहाँ पर एनर्जी के मॉलिक्यूल या ग्लूकोज टूटा, क्योंकि जैसे ही आपको मार पड़ी वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई। तो हुआ क्या कि एनर्जी की सप्लाई की वजह से, आपकी एनर्जी डिमांड की वजह से वहाँ पर कंटिन्यूसली ग्लूकोज टूटा तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और ये पार्ट आपका गर्म हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मार खाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एरिया आपको गर्म क्यों फील हुआ, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टूटने के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, उस एनर्जी का आपने इस्तेमाल किया ताकि ये पार्ट आपका डैमेज नहीं हो, चाहे कितनी भी मार पड़ जाए। तो मार से घबराना नहीं है अपने को। अब रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस होता है, जो भी न्यूट्रिएंट आप डाइजेस्टिव सिस्टम से ला रहे हैं बेटा, उन सबको आपको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए। तोड़ने के दौरान आपके लिए बॉडी में इस प्रोसेस से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, जिसका आप वेरियस मेथड्स में, वेरियस एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। रिकॉल करिए, याद करिए, बार बार याद करिए कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया। अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मेटाबॉलिज्म। क्यों मैं वहां पर पढ़ा रही थी, क्योंकि इस मेटाबॉलिज्म शब्द का इस्तेमाल जो है अब हर जगह होगा। समझ में आई बात? तो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। रटना इज नॉट द सोल्यूशन। सो मेटाबॉलिज्म का ये पार्ट है, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं बेटा, तो ये कैटाबॉलिज्म होता है। जब किसी चीज को बनाते हैं तो इट इज द एनाबॉलिज्म एंड बोथ द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन इज द पार्ट ऑफ द कैटाबॉलिज्म। आप इसमें किसी भी चीज को तोड़ते हैं, तोड़ने के दौरान एनर्जी निकलती, पर अल्टीमेटली है तो पार्ट किसका, मेटाबॉलिज्म का। इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म process where the energy molecule is released while the carbon dioxide and water is produced। ठीक है, इसको घबराना नहीं है, ये जो water and carbon dioxide is produced, इसके reactions में अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके, now next thing is commonly the people always thinking that the breathing and respiration both are common। अब ये बड़ा ही interesting point है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं वही रेस्पिरेशन है, और नॉर्मली एनसीईआरटी में भी यही दिया भी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को बोल देते हैं एक ही चीज है, पर वो एक चीज नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये दोनों एक चीज नहीं है। जब मैं जल्दी जल्दी सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, क्योंकि इतना तेज ब्रीथ करने की जरूरत मुझे इसलिए है क्योंकि मैं इतना जल्दी बोल रही हूँ। तो अगर आप बहुत जल्दी सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो इट इज द ब्रीदिंग, देयर इज नो रोल ऑफ द रेस्पिरेशन इन इट। अभी यहाँ पर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व नहीं है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें आप किसी भी चीज को तोड़ते हैं। वो किसी भी चीज है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, जो कि न्यूट्रिशन के दौरान आपको मिले थे। तो जब आप इनको तोड़कर इससे क्या निकालते हैं बच्चों, इससे निकालते हैं एनर्जी, तो इट इज द रेस्पिरेशन। ओके,
अब जब आपने इसको तोड़ा और इससे क्या निकाली, एनर्जी, तो इट इज अ रेस्पिरेशन। पर नॉर्मली जब आप इनहेल कर रहे हैं और आप एक्सहेल कर रहे हैं तो इट इज द ब्रीदिंग। सो आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि जब आपका न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर टूट रहा है इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। नॉर्मली सांस लेना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना इज द ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मली लोग इसे एक ही कह देते हैं, लोग ये मानते हैं कि ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, पर आपको बेसिक डिफरेंस इसका पता होना चाहिए। आगे मैं चल के और इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये जो पार्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ब्रीदिंग जो होता है, ध्यान से देखिएगा कि ब्रीदिंग मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, मे बी ये आपके एनसीईआरटी में ना हो, पर फिर भी यू शुड नो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग, कैसे ब्रीदिंग होता है, किस प्रकार से ब्रीदिंग आप करते हैं। मैं ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और ये कोई प्रोसेस कर रहा है, मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ। देखिए ये जो चीज आपको दिख रही है बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो चीज आपको दिख रही है इसे आप कहते हैं बच्चों रिब केज। ओके, ये जो हड्डियां आपको दिख रही हैं ना, ये कहलाती है रिब केज। ध्यान से समझिए, ये जो हड्डियां आपको दिखाई दे रही हैं इसे आप कहते हैं रिब केज। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसे आप कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसे आप कहते हैं डायफ्राम। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिब केज और डायफ्राम, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसे आप कहते हैं लंग्स। ओके, इसे आप कहते हैं लंग्स। देखिए ये व्यक्ति जब सांस ले रहा है, ध्यान से देखेंगे, जब ये व्यक्ति सांस ले रहा है तो देखिए रिब केज ऊपर जा रहा है। ओके, जब आप सांस लेते हैं तो रिब केज क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। जब रिब केज ऊपर की ओर जा रहा है तो लंग्स क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रिब केज जब ऊपर की ओर जाता है तो लंग्स फूल जाते हैं। अब आपको मैं जो चीज समझा रही हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ देखिए क्या है कि ये जो पार्ट है, अगर मैं प्रीवियस डायग्राम में जाऊं तो ध्यान से देखिएगा आप ये कि ये जो पार्ट है ये है लंग्स। ये क्या है बेटा, लंग्स। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको ये है लंग्स। यहां से आप सांस लेकर आए और आपने सांस को लंग्स के अंदर भर दिया। अब नेक्स्ट थिंग देखिएगा कि जब आपने लंग्स में सांस को भरा तो हुआ क्या। देखिए जब आपने सांस ली तो आपने देखा कि आपने चेस्ट को ऊपर की ओर किया। ध्यान से समझिए, ये आपका रिब केज है। ठीक है, ये आपका रिब केज है और ये आपके लंग्स हैं। ये आपका रिब केज है और ये आपके लंग्स हैं। ओके, अभी रिब केज जो है वो लंग्स से इस तरीके से, पर जब आप सांस लेते हैं तो रिब केज हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, तो लंग्स और रिब केज के बीच की जो जगह है वो खाली हो जाती है, जिसकी वजह से आप आसानी से सांस भर सकते हैं। किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो लंग्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। हुआ क्या कि ये आपका रिब केज है, सपोज दैट कि ये मेरा क्या है, रिब केज है, और पीछे क्या है, इसके लंग्स है। मैं आपको ऐसा दिखाती हूँ, सामने क्या है, रिब केज है, पीछे क्या है, लंग्स। जब मैं सांस लूंगी तो रिब केज क्या होगा, आगे की ओर आएगा, और लंग्स क्या होगा, वही रहेगा। अब दोनों के बीच की जगह क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे ही आप सांस भरेंगे तो लंग्स क्या होता जाएगा, बड़ा। ठीक है, अब सांस भर गई आपकी। अब होगा क्या कि जब आपको सांस छोड़ना है तो रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ये क्या करेगा, लंग्स के ऊपर एक प्रेशर बनाएगा। लंग्स के ऊपर एक प्रेशर बनाएगा तो क्या होगा, लंग्स पर दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो जितनी भी हवा अब अंदर भरी वो सब क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। वही ये प्रोसेस कह रहा है कि जब आप रिब केज को क्या करते हैं, ऊपर की ओर, देखिए अब जाएगा। रिब केज जब ऊपर की ओर गया तो लंग्स फूल गए, आपको दिखाई दे रहा है। जब रिब केज ऊपर जाता है तो लंग्स फूल इसलिए जाता है क्योंकि दोनों के बीच की जगह बढ़ गई। अब आप आसानी से हवा को भर लीजिए। अब जब आपको सांस छोड़ना है तो रिब केज अगेन केम इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। इट मेक्स द प्रेशर ऑन टू द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स पे दबाव बढ़ेगा और हवा क्या हो जाएगी, बाहर। ओके, बात समझ में आई। अब आपको एक छोटा सा डायग्राम में समझा रही हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल ध्यान से, ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब हुआ क्या कि सपोज दैट मैं यहां बना रही हूं आपको एक छोटा सा डायग्राम। सपोज दैट कि ये अपने लंग्स हैं। ओके,
देखिए ध्यान से, ये अपने क्या है, लंग्स। आपको रिब केज की कहानी तो समझ में आ गई कि रिब केज क्या कैसा होता है। ओके, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है डायफ्राम। ये क्या है भैया, डायफ्राम है। ओके, ऊपर क्या थी आपकी, रिब केज थी। ये है आपके लंग्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कैसे होती है। देखिए, ये जो डायफ्राम है ये किस शेप का है, ये है डोम शेप का। ठीक है, ये है डोम शेप का। ओके, अब देखिए ये अभी डोम शेप का दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, पर जब आप हवा को भर लेंगे, जब आप क्या कर लेंगे, हवा को भर लेंगे, तो ये जो डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा, जब आप हवा को भर लेंगे तो ये जो डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जब आप हवा को भर लेंगे देन द डायफ्राम इज गेटिंग फ्लैट। ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाने की वजह से ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से मेरी बात को। ओके, अभी ये डायफ्राम डोम शेप का है तो यहां पर जगह क्या है, देखिए यहां पर जगह क्या है, यहां पर जगह क्या है, लंग्स में जगह क्या है, लेस। पर जैसे ही ये क्या हुआ बेटा, जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो दोनों के बीच की जगह क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे आसानी से आप लंग्स को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसमें हवा भर सकते हैं। फिर से सुनिए, ये आपका लंग्स है। ओके, ये आपके क्या है, लंग्स है। ये आपका रिब केज है। ओके, दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर रिब केज, और नीचे है डोम शेप का डायफ्राम। अभी सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। अभी सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। ये रिब केज है सामने, पीछे लंग्स है और नीचे डायफ्राम है डोम शेप का। जब आपने सांस ली तो रिब केज क्या हुआ, ऊपर आया। ठीक, डायफ्राम फ्लैट हो गया। तो हुआ क्या कि यहां पर भी जगह खाली हो गई और इधर भी जगह खाली हो गई, क्योंकि डायफ्राम फ्लैट हो गया। जब आपने रिब केज को आगे लेकर आए तो लंग्स और रिब केज के बीच की भी जगह बढ़ गई, और जब आप डायफ्राम को नीचे मतलब चपटा किए तो डायफ्राम और लंग्स के बीच की भी जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई तो आसानी में लंग्स से हवा भरिए और लंग्स को बड़ा कर लीजिए। ओके, अब हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि अब नॉर्मल करना है तो रिब केज वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा इस तरीके से, और डायफ्राम फिर से डोम शेप का हो जाएगा। तो नीचे से दबाव बढ़ेगा और सामने से दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने से जो भी हवा है वो सब क्या हो जाएगी, बाहर। समझ में आया? सो रिब केज, अब देखिए ये रिब केज आया आगे आया, जिससे लंग्स बड़ा हो गया, हवा भर गई। रिब केज फिर अंदर गया, उसने दबाव बढ़ाया, हवा बाहर हो गई और लंग्स छोटा हो गया। ये प्रोसेस जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, पर फिर भी बच्चों क्योंकि आप एनटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई सारे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। ओके, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ब्रीदिंग इज द कांस्टेंट प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है। अगर आप ब्रीथ को बंद कर देंगे ना, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, हम पानी के अंदर जो है 2 मिनट सांस लिए बिना रह सकते, हम तो ऊपर 10 मिनट भी लिए बिना लिए रह सकते हैं। पर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप कभी लो ही नहीं, अगर लोगे नहीं तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, याद रखना। तो ब्रीदिंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस जो हमेशा चल सकता है। कुछ समय के लिए आप इसे रोक सकते हैं, 1-8 मिनट के लिए, पर हमेशा नहीं होल्ड कर सकते आप इसे। ओके, इट इज अ प्रोसेस इन द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सांस लेना है, मतलब हवा अंदर करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी है। आपने कैसे किया ये मैंने आपको अभी समझाया। रिब केज आगे, डायफ्राम फ्लैट, कैविटी बढ़ गई, जगह बढ़ गई, हवा अंदर, लंग्स बढ़ा। रिब केज पीछे, दबाव बढ़ा, डायफ्राम ऊपर, फिर से नीचे से दबाव बढ़ा, लंग्स पे दबाव बढ़ा, हवा बाहर हो गई। ओके, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हुआ ब्रीदिंग। अब मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन करना और ब्रीदिंग में आपको इनहेल और एक्सहेल करना। ओके, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर देखिए। ठीक है, लोग उसको एक जैसा समझते हैं पर वो एक जैसा है नहीं, याद रखिएगा। ओके, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। भैया फिजिकल ही तो है, सांस लो आवाज आती है, तेज से सांस लेते हो तो भी तो आवाज आती है। ठीक है, और उसके बाद दिखाई भी तो देता है, कोई तेज सांस ले रहा है और नहीं भी दिखाई देता तो तुम्हें खुद को तो फील होता होगा कि हम सांस ले रहे हैं। बिल्कुल फील होता है मैडम, हमें बिल्कुल फील होता है कि हम सांस ले रहे हैं। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें आपको फील होगा कि आप सांस ले रहे हैं। रेस्पिरेशन में नहीं फील होगा। भैया तुमने जो है जूस पी लिया और जूस से तुम्हें एनर्जी मिल गई, ये पड़ोसी को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। ये तुमको भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये बस तुमको पता है कि एनर्जी मिल रही है। दिस इज अ रेस्पिरेशन। ओके,
सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जो आपको फील हो सकता है बट रेस्पिरेशन फील नहीं होता है, ठीक है। ब्रीदिंग पड़ोसी को भी फील हो सकता है, ओके। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, ब्रीदिंग के 2 सब स्टेप है, वन इज द वेंटिलेशन एंड सेकेंड इज द एक्सचेंज। वेंटिलेशन में हम लंग्स में हवा भरते और बाहर निकालते, भरते और बाहर निकालते, भरते और बाहर निकालते, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुमने लंग्स में हवा भर ली और लंग्स से हवा बाहर निकाल दी, ये हो गया वेंटिलेशन, हवा लो हवा छोड़ो। अब जो हवा लंग्स में भरी है वो ब्लड को दे दो, ब्लड से में जो हवा भरी है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस ले लो, इसको कहते हैं एक्सचेंज। मतलब लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स, एनवायरमेंट टू लंग्स एंड लंग्स टू एनवायरमेंट, वेंटिलेशन, लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स इज द गैसेज एक्सचेंज, ओके। नाउ रेस्पिरेशन में देखिए, दिस इन्वॉल्व्स वन प्रोसेस, प्रोड्यूस एनर्जी एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ब्लड, ओके, फ्रॉम द ब्लड एक्चुअली, ठीक है। अब होगा ये कि रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट को तोड़ा, ठीक है, न्यूट्रिएंट को तोड़ा और न्यूट्रिएंट को तोड़कर हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल लिया, खत्म कर दिया, और ब्लड से वो लंग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस में 2 थे, वेंटिलेशन सांस लो सांस छोड़ो, गैसेज एक्सचेंज में लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू लंग्स, ओके। तो वेंटिलेशन है एनवायरमेंट टू लंग्स, ओके, एंड लंग्स टू एनवायरमेंट, ये याद रखिएगा, ओके। ये है वेंटिलेशन। और गैसेज एक्सचेंज क्या है? गैसेज एक्सचेंज है ये है आपके लंग्स टू ब्लड, ये है आपके लंग्स टू ब्लड और ब्लड टू लंग्स, ये याद रखिएगा हमेशा, ओके। लिख भी लीजिए कॉपी में अगर आपको नहीं पता है। इन द टर्म्स ऑफ एक्शन इट इज वॉलेंट्री, आपको फील होगा, कुछ समय के लिए आप उसे इनवॉलेंट्री कर सकते हैं, मतलब वॉलेंट्री है, तुम अपनी इच्छा से सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, नहीं लेना है तो 10-15 मिनट के लिए नहीं भी लोगे, कैपेसिटी भाई, ऐसा नहीं कि अपने को ट्राई करना है आज के 15 मिनट हम नहीं लेके देखते हैं, क्या पता कल लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओ, तो ये नहीं करना है अपने को घर पे, ओके। तो हमेशा आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए आप अपने ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं, पर रेस्पिरेशन आपको ना तो फील होता है ना तो आप इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, इट इज टोटली इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री पर कुछ समय के लिए वॉलेंट्री हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज इट इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस बट इट इज द एक्टिव प्रोसेस, इसमें आप एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। लेट मी एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट अगेन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि आप जो है प्रोडक्ट्स को तोड़ते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पानी निकालते हैं, उसे आप ब्लड में मिक्स करते हैं, ब्लड उसे लंग्स में ले जाता है और बाहर कर देता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, इसमें आपको कुछ भी फील कभी नहीं होगा, ये अपने आप होते रहता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती रहती है, ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं निकलती है, ठीक। ये चलता रहता है, कोई एनर्जी नहीं, ठीक, पर ये चलता रहता है, एनर्जी भी मिलती है। तो मैडम ये नहीं करे क्या? ये नहीं करोगे तो ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी? तो फिर ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।